Dear students, myself CP Saini, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। हम बीएससी सेकेंड ईयर में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसके एब्जॉर्प्शन नियम, उनके बारे में अध्ययन किया है। आज हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक, जो यूवी स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रा आता है उसमें एब्जॉर्प्शन पीक में किस तरह से शिफ्टिंग होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे ये अपने पास में एक स्पेक्ट्रा बनता है जो यूवी स्पेक्ट्रम में प्राप्त होता है। किसी यौगिक या अणु में बाहर से कोई अन्य परमाणु, अणु या समूह जुड़ जाए, उसके कारण इसकी ए या एप्सिलॉन और लैम्डा मैक्सिमम में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन पी की शिफ्टिंग हो जाती है। अब वो शिफ्टिंग किस तरह होगी उसके आधार पर ये एब्जॉर्प्शन पी की शिफ्टिंग चार प्रकार की हो सकती है। चार प्रकार कैसे कि वो लैम्डा मैक्सिमम अधिक की तरफ भी जा सकता है, कम की तरफ भी जा सकता है, या एप्सिलॉन अधिक की तरफ और कम की तरफ। इस तरह से एब्जॉर्प्शन पी की शिफ्टिंग चार प्रकार की होती है। तो देखो चार प्रकार की कौन कौन सी होगी। सबसे पहली है बेथोक्रोमिक शिफ्ट। बेथोक्रोमिक शिफ्ट में किसी अणु में अन्य परमाणु या समूह है या सॉल्वेंट, तीनों में से कोई भी चेंज करें हम, तो उन चेंजेस के कारण लैम्डा मैक्सिमम में वृद्धि होती है, अर्थात वेवलेंथ के मान में वृद्धि हो जाती है। तो उस शिफ्टिंग को क्या नाम देते हैं हम? बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। अर्थात बेथोक्रोमिक शिफ्ट में लैम्डा का मान बढ़ जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देखें हम कि जैसे ये है हमारे पास में बेंजीन। बेंजीन का बी बैंड 256 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है, परंतु बेंजीन के ऊपर हम क्या जोड़ दें? एक समूह है CH3, तो क्या बन जाएगा? टोलुइन। तो टोलुइन में जो बी बैंड है वो 261 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है। इस तरह से लैम्डा मैक्सिमम का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दूसरा, इस शिफ्टिंग में जैसे जैसे लैम्डा मैक्सिमम का मान बढ़ता है, हम देखते हैं कि 7 कलर होते हैं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर होते हैं। तो जैसे जैसे इनकी वेवलेंथ बढ़ती जाती है तो एब्जॉर्प्शन पी रेड कलर की ओर जाती है, अर्थात उसकी वेवलेंथ अधिक होने के कारण, और सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की, तो उसकी शिफ्टिंग रेड की तरफ होने लगती है। इसलिए बेथोक्रोमिक शिफ्ट का दूसरा नाम हम इसे रेड शिफ्ट भी कहा जाता है। तो कई बार क्या करते हैं कि बेथोक्रोमिक शिफ्ट की जगह रेड शिफ्ट या लाल विस्थापन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसमें लैम्डा मैक्सिमम बढ़ती है, इसलिए इसी को क्या नाम देते हैं हम? रेड शिफ्ट या बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। जैसे अब इसको हम डायग्राम में शो करें तो ये जैसे यूवी स्पेक्ट्रम बनाया हमने, तो ये लैम्डा है, तो इधर लैम्डा का मान बढ़ेगा, तो इसे क्या नाम देंगे हम? बेथोक्रोमिक शिफ्ट, या इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? रेड शिफ्ट। इस तरह से बेथोक्रोमिक शिफ्ट में लैम्डा मैक्सिमम का मान बढ़ता है। दूसरी शिफ्ट है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इसका जस्ट उल्टा, कि किसी अणु में अन्य परमाणु, समूह है या सॉल्वेंट के परिवर्तन से लैम्डा के मान में कमी हो जाए, तो उसे क्या नाम देंगे हम? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है कि एसिटाल्डिहाइड का आर बैंड देखें हेक्सेन में, तो वो आता है 293 नैनोमीटर पर। इसी तरह एसिटाल्डिहाइड को आइसोओक्टेन में डिसॉल्व करें और फिर देखें तो कितने पर आएगा? 290 नैनोमीटर। इस तरह से इसमें कंपाउंड को हम सेम लेके चल रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट चेंज से लैम्डा मैक्सिमम के मान में कमी हो जाती है, इसे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। और उसी विबग्योर के आधार पर देखें हम कि जैसे जैसे लैम्डा मैक्सिमम कम होती है तो कलर की शिफ्टिंग किधर होती जाती है? रेड से वॉयलेट की तरफ आती है।
परंतु इस शिफ्ट को हम क्या नाम देते हैं, ब्लू शिफ्ट। इसको वॉयलेट शिफ्ट न बोलकर क्या कहा जाता है, ब्लू शिफ्ट कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी कलर को इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों प्राइमरी कलर हैं, इसलिए इस शिफ्ट को क्या नाम देते हैं, ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। अब इसको स्पेक्ट्रम में रिप्रेजेंट करें तो लैम्डा मैक्सिमम इस साइड में कमी होगी, तो इसको क्या नाम देंगे हम, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, या इसी का दूसरा नाम ब्लू शिफ्ट। तीसरी शिफ्टिंग है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ये तो देखो दोनों किसके आधार पर हो गई, लैम्डा में कमी और वृद्धि। दूसरा एप्सिलॉन के आधार पर हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, इसमें एप्सिलॉन मैक्सिमम में वृद्धि हो जाती है। किसी अणु में परमाणु समूह है या सॉल्वेंट के परिवर्तन से एप्सिलॉन मैक्सिमम में वृद्धि हो जाए, उसको क्या नाम देंगे, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। जैसे इसका एग्जांपल कि C6H6 का एप्सिलॉन मैक्सिमम 7400 पे आ रहा है, दूसरा समूह चेंज किया इसका, तो स्टाइरीन का आता है 14000 पर, 14000 पर एप्सिलॉन मैक्सिमम प्राप्त होता है। ये ई बैंड के लिए है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में दो तरह के बैंड होते हैं, ई बैंड और बी बैंड, तो ये ई के लिए रिप्रेजेंट कर। नेक्स्ट है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये तो एप्सिलॉन मैक्सिमम में वृद्धि, दूसरा क्या हो जाए, एप्सिलॉन मैक्सिमम में कमी हो जाए, उसको क्या नाम देंगे, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इसका एग्जांपल है कि बेंजीन, ये बी बैंड के लिए बी बैंड दर्शाता है 204 नैनोमीटर पर। इसी तरह जैसे Cl लगाते बेंजीन में तो क्लोरोबेंजीन 190 पर दर्शाता है, तो एप्सिलॉन मैक्सिमम में क्या हो गई, कमी। इस तरह से यदि एप्सिलॉन मैक्सिमम में वृद्धि होती है उसे नाम देंगे हाइपरक्रोमिक, और उसमें कमी होती है उसे हाइपोक्रोमिक। स्पेक्ट्रम में रिप्रेजेंट करें तो एप्सिलॉन मैक्सिमम ऊपर की तरफ जाने पर बढ़ेगा, तो ये होगा हाइपरक्रोमिक, और नीचे कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक। इस तरह से यूवी स्पेक्ट्रम की एब्जॉर्प्शन पीक में 4 तरह की शिफ्टिंग होती है। अब ये जो शिफ्टिंग है, ये जैसे लैम्डा मैक्सिमम में वृद्धि होती है उसके साथ एप्सिलॉन मैक्सिमम में भी कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है, दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं और दोनों अपोजिट भी हो सकते हैं। इस तरह से 4 तरह की पीक्स होती हैं जिनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन ट्रांजिशन, कि जैसे ही कंपाउंड पर यूवी रेडिएशन डाले जाते हैं तो उनके एब्जॉर्प्शन से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांजिशन। उन इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन पर सॉल्वेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम सॉल्वेंट का सिलेक्शन किस तरह से करें। तो किसी भी यौगिक का जिस रीजन में स्टडी करते हैं, हमने देखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हमने पढ़ा है, इनका ऑर्डर भी हमने देखा है, जैसे गामा रेज, एक्सरे, यूवी, विजिबल, आईआर, इनके बारे में हमने पढ़ा। तो यौगिक का अध्ययन हम जिस रीजन में कर रहे हैं उस रीजन में वह सॉल्वेंट एब्जॉर्प्शन या अवशोषण नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हम सॉल्वेंट क्या लेंगे कि जिस रीजन में कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन में कंपाउंड का अवशोषण नहीं होना चाहिए। जैसे यूवी स्पेक्ट्रम का रेंज क्या होती है, 200 से 800 नैनोमीटर, जिसमें 200 से 400 यूवी और 400 से 800 विजिबल। इस रीजन में कंपाउंड की स्टडी की जाती है। तो यूवी स्पेक्ट्रम में हम ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जो 200 से 800 नैनोमीटर में अवशोषण नहीं दर्शाता, अर्थात इस रीजन में वह कंपाउंड क्या रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। उस सॉल्वेंट का यहां पर सिलेक्शन करेंगे।
तो ये तो बात हुई सॉल्वेंट का सिलेक्शन की। फिर जैसे जैसे हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज करेंगे, दो तरह के सॉल्वेंट हो सकते हैं, नॉन पोलर और पोलर। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज करते हैं, एब्जॉर्प्शन T की इंटेंसिटी और पोजीशन में परिवर्तन होता है। तो इसी को क्या नाम देंगे हम, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन ट्रांजिशन। सॉल्वेंट के लिए एक थ्योरी चलती है, उसी पे डिपेंड है ये, लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। इसका बेसिक कंसेप्ट इसी पर डिपेंड करता है। तो हम इसको देखेंगे किस तरह से प्रभाव पड़ता है। तो कोई भी हम कार्बोनिल कंपाउंड लें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ले सकते हैं या सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड लें, दोनों में दो तरह के ट्रांजिशन होते हैं, एन से पाई और पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सिग्मा से सिग्मा स्टार और एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इसमें ट्रांसपेरेंट होते हैं, सिग्मा से सिग्मा तो प्योरली ट्रांसपेरेंट होता है। इसीलिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम सैचुरेटेड सॉल्वेंट का यूज करते हैं, क्योंकि उनमें क्या होगा, केवल सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है और वो यूवी स्पेक्ट्रम में ट्रांसपेरेंट होता है। इसलिए हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन इस तरह के सॉल्वेंट का यूज यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। इसलिए सॉल्वेंट का इफेक्ट हम दो ट्रांजिशन के ऊपर स्टडी करते हैं, एन से पाई स्टार और पाई से पाई स्टार। तो देखो सबसे पहले देखें हम एन से पाई स्टार। तो एन से पाई स्टार में जैसे ही सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज करेंगे, अर्थात क्या सॉल्वेंट लेंगे, पोलर सॉल्वेंट लेंगे, तो पोलर सॉल्वेंट एन और पाई स्टार ट्रांजिशन में से एन को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, अर्थात एन के साथ क्या करता है, ये इंटरेक्शन करता है। तो इंटरेक्शन के कारण देखो ये हमने इसका एनर्जी डायग्राम शो करा है, एन से पाई इनके बीच एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ई। जैसे ही पोलर चेंज किया उसका इंटरेक्शन होगा एन के साथ, एन के साथ होने पर इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कंपैरिजन टू पाई स्टार, इसकी एनर्जी कम हो रही है तो दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अर्थात डेल्टा E2 की वैल्यू डेल्टा E1 से अधिक हो जाती है। और लैम्डा के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, उल्टा, लैम्डा 2 का मान लैम्डा 1 से कम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी और लैम्डा में क्या होता है, अपोजिट रिलेशन है। तो जैसे ही सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज करते जाते हैं, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, अर्थात लैम्डा मैक्सिमम का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देखें हम, तो एसीटोन का स्टडी करें, दो सॉल्वेंट में, एक तो क्या लें हम, हेक्सेन लें और दूसरा वाटर सॉल्वेंट लें। तो हेक्सेन में ये 279 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन दर्शाता है और वाटर में 265 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन दर्शाता है, क्योंकि पोलर कंपाउंड का पोलर से इंटरेक्शन तो अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है और लैम्डा मैक्सिमम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी तरह से दूसरा ट्रांजिशन है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन को बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको डेल्टा E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे इसमें सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज करते हैं तो अब पोलर सॉल्वेंट पाई स्टार के साथ इंटरेक्शन करता है, जिससे पाई स्टार की एनर्जी ज्यादा कम हो जाती है जबकि पाई की कुछ कम होती है। तो इसमें इसके डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा E2 से। तो पोलर कंडीशन में डेल्टा E1 का मान डेल्टा E2 से क्या होगा, अधिक होगा। तो लैम्डा के रेस्पेक्ट में लैम्डा 1 कम हो जाएगा और किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लैम्डा 2 की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो पाई से पाई स्टार को भी हम एक एग्जांपल के रूप में देखें, तो जैसे एग्जांपल हो एसिटामाइड, तो ये भी हेक्सेन और दूसरा सॉल्वेंट ले हम वाटर,
तो ये हेक्सेन में तो 179 पर दर्शाता है और वाटर में 220 नैनोमीटर पर ट्रांजिशन दर्शाता है, पाई से पाई स्टार और ये एन से पाई स्टार। तो इस तरह से पोलैरिटी चेंज होने पर लैम्डा मैक्सिमम का मान लैम्डा के मान में परिवर्तन आता है। ये ट्रांजिशन पर सॉल्वेंट का प्रभाव दर्शाता है। इसको दूसरे में देखें हम, यदि हमें पोलर कंपाउंड दे रखा है और उसकी स्टडी पोलर सॉल्वेंट में करवा रहा है तो उसके लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी और लैम्डा क्या हो जाएगा, कम। और नॉन पोलर का नॉन पोलर में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, उसके लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी और लैम्डा क्या हो जाएगा, कम। या दूसरे वे में बोले तो पोलर कंपाउंड नॉन पोलर में ज़्यादा लैम्डा पर एब्सॉर्प्शन पीक दर्शाएगा और नॉन पोलर पोलर सॉल्वेंट में दर्शाता है। इस तरह से ट्रांजिशन पर सॉल्वेंट का प्रभाव पड़ता है। इस सारे मैटर को आपको ग्रुप में PDF में सेंड कर दिया जाएगा, उसको अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।